गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका प्रिय सुमित सारेश्वर आपके सामने उपस्थित हूँ फंडामेंटल राइट्स के वीडियोस के साथ। आज हम कल की क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जाना था, लेकिन आज हम उसके आर्टिकल्स पे बातचीत करने जा रहे हैं और ये आर्टिकल्स आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप आईएएस के एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे आप पीसीएस के एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे आप और कोई वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं, ये आपके सारे एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। और आप सबका मुझे जो प्यार मिल रहा है, उस प्यार की वजह से मुझे बार बार अगले वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहता है और इसी कारण मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस बार बार लेकर के आ रहा हूँ। हम सारे टॉपिक्स पे एक एक करके वीडियोस बनाएंगे और साथ ही साथ मेरा ये भी ध्यान रखा है कि जितने भी क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, स्टेट पीएससी के हों और बाकी अदर वनडे एग्जामिनेशंस के हों, वे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कवर अप होते हों। साथ ही मैं इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखूंगा कि अगले जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, वे संभावित प्रश्न कौन कौन से होंगे। बस आपको आवश्यकता है प्रोत्साहन देने की। अगर आपका किसी पॉइंट को लेकर के कोई भी डाउट बनता है तो आप डाउट्स को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। वैसे जनरली हमारी कोशिश रहती है कि हम कोई भी कमेंट्स देने के लिए आपको मौका ही ना दें, क्योंकि आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको हमारे वीडियोस में आसानी से उपलब्ध हो सके। चलिए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। मौलिक राइट्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज आर्टिकल 14 के बारे में। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि आखिर ये जो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हमारा पहला फंडामेंटल राइट है, जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू इक्वलिटी यानी समता या समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी या समता या समानता का अधिकार। पहले हम लोग इस आर्टिकल को समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो फिर इसको आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? समझने का, अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं। बेसिकली आर्टिकल 14 से 18 जो कि हमारा पहला फंडामेंटल राइट है, इसमें हम अगर बात करें तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि आखिर ये समता या समानता क्या है। अगर हम राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो समता या समानता का मतलब क्या हुआ कि भारत में जो विधि बनाई गई है, जो कानून बनाया गया है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू किया जाएगा। यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक पर वह समान रूप से लागू होगा। इसीलिए इसी के तहत इसमें उन समान रूप से लागू किए जाने वाले विषयों का विस्तार से वर्णन बताया गया है। अब प्रश्न उठता है बच्चों की, ये जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, इनमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की बात करें तो इस आर्टिकल 14 में क्या है? ये बात करता है विधि या कानून के समक्ष समानता, के समक्ष समानता। अब हम विधि या कानून के समक्ष समानता की बात करें तो ये क्या है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक चीज और जोड़ी गई है और वो चीज है और विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो दोनों अवधारणाएं या दोनों जो विचार हैं वो कहां से लिए गए हैं। बेसिकली ये जो विधि या कानून के समक्ष समानता का विचार है, ये विचार ब्रिटेन से लिया गया है। और
यहाँ पर जो विधियों के समान संरक्षण का विचार है, ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की संकल्पना पर आधारित है। अब देखिए, विधि या कानून की समझ समानता का अर्थ क्या हुआ कि भारत में जितनी भी विधियां बनाई जाएंगी वो सारी की सारी विधियां भारत के प्रत्येक नागरिक पर किस प्रकार से समान रूप से लागू की जाएंगी। इसी कारण इस अधिकार को हम लोग विधियों के या कानून के समझ समानता की बात करते हैं। दूसरा, विधियों का समान संरक्षण, इसका तात्पर्य हुआ कि भारत में जितनी भी विधियां हैं, जितने भी कानून हैं, उनको जो संरक्षण या सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है वह भी किस प्रकार से होगी, समान रूप से उपलब्ध होगी। अब देखिए, यहां पर ये जो आर्टिकल 14 है वो आर्टिकल 14 कानून या विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण की बात करता है। इसके आगे के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15, 16, 17, 18, इन सभी आर्टिकल्स में क्या किया गया है, यहां पर समानता की बात का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ठीक है, अब हम लोग कोशिश करते हैं अगले आर्टिकल्स को जानने की कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध। अब देखिए, पहले इसके एक एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। धर्म क्या है? आप सभी जानते हैं, अगर हम केवल भारत की ही बात करें तो भारत में मुख्य रूप से 4 धर्म प्रचलित हैं: हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म। यानी भारत में जो समानता रखी जाएगी विधि या कानून के समक्ष, उसमें यह देखा जाएगा कि वह प्रत्येक वर्ग के लिए समान रूप से, प्रत्येक धर्म के लिए समान रूप से लागू होती है। मूल शब्द का अर्थ क्या है? मूल शब्द का अर्थ है कि अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत के किसी भी राज्य या संघ राज्य यानी स्टेट और टेरिटरी में हुआ है, तब भी उनके लिए विधियां जो होंगी वो समान रूप से प्रभावी होंगी, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रखा जाएगा। तीसरा शब्द है जाति। भारत में कई सारी जातियां हैं, कई और जातियां निवास करती हैं, जिनमें उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, मध्यम वर्ण, कई सब प्रकार की जातियों के रूप में इसको विभाजित किया गया है। तो चाहे आप ब्राह्मण वर्ग से हो, चाहे आप अनुसूचित वर्ग से हो, चाहे आप पिछड़ा वर्ग से हो, लेकिन आपके लिए जो विधि होगी, जो कानून होगा, वह भी प्रत्येक स्तर पर कैसा होगा, समान होगा। हाँ, कुछ विशेष मामलों में अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी विशेष परिस्थितियों को देख करके उन्हें कुछ विशेष अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, और यह अवसर उनको आर्टिकल 15 के पार्ट 4 के तहत उपलब्ध कराया गया है। अगली बात आती है जन्म स्थान। जन्म स्थान का मतलब है कि आप सपोज दैट उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर आपका जन्म आगरा जिले में हुआ है, आपका जन्म अलीगढ़ जिले में हुआ है, आपका जन्म किसी और जिले में हुआ है, तो प्रत्येक जिले के निवासी के लिए भी यह कानून समान रूप से लागू होगा। यानी हमारा आर्टिकल 15 कहता है कि चाहे आपका धर्म कोई भी हो, चाहे आपका मूल कोई भी हो, चाहे आपका वंश कोई भी हो, चाहे आपकी जाति कोई भी हो, चाहे आपका जन्म स्थान कोई भी हो, लेकिन ये विभेद शब्द का मतलब क्या है? अंतर करना। कानून आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव या
अंतर नहीं करेगा। आपको सभी अवसर समान रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे कि आपको अभी भी बताया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों यानी ओबीसी, एससी और एसटी को कुछ विशेष सुविधाएं या आरक्षण का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 15 के पार्ट 4 में किया गया है। राइट, अगले आर्टिकल पे आते हैं बच्चों। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता। अब देखिए यहां पर प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो समानता है वो किस आधार पर है। तो पहले ही यहां पर बता दिया गया लोक नियोजन के आधार पर। अब प्रश्न उठता है कि लोक नियोजन को और आसानी से कैसे समझे, इसको हम समझ सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी लोगों को रोजगार देने के संबंध में बातचीत की गई है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर राज्य किसी भी व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराएगा तो रोजगार के मामलों में प्रत्येक नागरिक को वह समान अवसर उपलब्ध कराएगा। लेकिन यहां पर जो बात आर्टिकल 15(4) में लागू होती है उसी प्रकार से आर्टिकल 16 के पार्ट 4 में भी कुछ विशेष सुविधाएं एससी और एसटी कम्युनिटी को प्रोवाइड कराई गई हैं। यानी कुछ विशेष स्थितियों में उनको आरक्षण का प्रावधान उपलब्ध कराया जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी भी विभाग में कार्यरत हैं और आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं और ऐसी स्थिति में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके परिप्रेक्ष्य में है जो कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति है और आपके प्रमोशन की बात आती है तो निश्चित तौर पर यहां पर जो विशेष सुविधा या विशेष आरक्षण मिलेगा वह आरक्षण का प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 16(4) के तहत, और वो व्यक्ति प्रमोशन के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इस लोक नियोजन शब्द का अर्थ क्या हुआ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जब भी बात की जाएगी राज्य के द्वारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाने की तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, अवसर की समानता को बनाए रखेंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए कि जब अवसर की समानता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो फिर एससीज और एसटीज को कुछ विशेष आरक्षण देने का प्रावधान क्यों किया गया। वो इसलिए आप जानते हैं बहुत लंबे समय से एससी और एसटी कम्युनिटीज, ओबीसी कम्युनिटीज शोषित होती आ रही हैं। तो हमारे समाज का दायित्व बनता है कि हम उनको क्या करें, उस स्थान पर ला करके खड़ा करें जहां पर अन्य वर्ग भी अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। तो कानून भी ऐसा ही प्रावधान करता है, इसीलिए यहाँ पर उनको कुछ अवसर अधिक उपलब्ध हो जाते हैं ताकि उनके जो व्यक्तित्व की गरिमा है वह भी निखर करके आए, उनका भी एक ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट हो ताकि वह समाज के उच्च वर्ग में समाज की स्थायी समाजीकरण की भूमिका में अपना योगदान दे सकें। अगला जो आर्टिकल है बेसिकली वो है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 की बात करें तो इसका मतलब है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अब देखिए अस्पृश्यता का अंत। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो अस्पृश्यता का अंत है यहाँ पर अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो क्या है, एबॉलिशन।
एबोलिशन। यहां पर कई सारे लोग एंड शब्द का प्रयोग करते हैं। एंड शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल समाप्त हो जाना, जबकि एबोलिशन का मतलब होता है कि यह समाप्त तो किया गया है, लेकिन इसके लिए भी कुछ विशेष कानूनों के तहत संरक्षण प्रदान किए गए हैं, कंजर्वेशंस प्रोवाइड कराए गए हैं। अब प्रश्न उठता है इस अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है। इस अस्पृश्यता के अर्थ को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस शब्द के द्वारा, छुआछूत के द्वारा। अब छुआछूत का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर, कार्य के आधार पर, मृत्यु के आधार पर या किसी बीमारी के आधार पर असहाय हो गया है या बहुत ही दुर्बल स्थिति में है या फिर जातिगत रूप से बहुत निम्न है, तो इन सारी की सारी परिस्थितियों में उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी इस प्रकार की छुआछूत को रोकने के लिए हमारे संविधान ने इन सारी चीजों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। तो यहां पर मैंने पहले बताया कि एंड शब्द नहीं है, अंत की जगह पे यहां पे क्या लिखा गया है, एबोलिशन। एबोलिशन का मतलब क्या हुआ कि ये अंत तो किया गया, इसको समाप्त तो किया गया है, लेकिन विधि के तहत, सिर्फ इसी सामान्य रूप से नहीं बल्कि विधि बना करके इसका समापन किया गया है। तो छुआछूत किस किस मामलों में हो सकती है। पहला बीमारी के आधार पर, जन्म के आधार पर, तीसरा मृत्यु के आधार पर, चौथा अन्य कुछ अलग व्यवहारिक विचारधारा के आधार पर। अगली बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 18 की। अब देखिए ये जो आर्टिकल 18 है वहां पर भी इसी प्रकार की कुछ चीजों पर विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। यहां पर किया गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब प्रश्न उठता है कि ये उपाधि क्या होती है। उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत की अगर बात करें तो हमें ध्यान देना होगा कि यहां पर भी जो शब्द प्रयोग किया गया है अंत के लिए वो क्या है, एबोलिशन। एबोलिशन का अर्थ क्या होता है, मैंने अभी बताया कि विधि के तहत कानून बना करके इसको समाप्त करना। अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उपाधियां किस तरह की हो सकती हैं। उपाधियों के अगर हम बात करें तो यहां प्रश्न उठता है जैसे स्वतंत्रता से पूर्व आई किसी व्यक्ति को जमींदार की उपाधि दी जाती थी, किसी व्यक्ति को सरदार की उपाधि दी जाती थी, किसी व्यक्ति को पिता, राष्ट्रपिता के रूप में उपाधि दी जाती थी। तो ये जो उपाधियां दी जाती थी उन उपाधियों का अपना एक मूल्य होता था। उन उपाधियों के आधार पर उन व्यक्तियों को कुछ विशेष प्रावधान उपलब्ध होते थे, लेकिन जब हमारा संविधान बना तो इन उपाधियों का कोई नाजायज तौर पर प्रयोग न कर पाए, इसीलिए इन उपाधियों का क्या कर दिया गया, समापन कर दिया गया, एबोलिशन कर दिया गया। यानी अब भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। अब यहां पर एक नई बात उभर करके आती है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी विशेष क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल की है तब उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो प्रावधान करना ही चाहिए, निश्चित तौर पर। इसीलिए उपाधियों का अंत तो किया गया, लेकिन उपाधियों का अंत करने के अतिरिक्त यहां पर एक विशेष व्यवस्था लागू कर दी गई। और वो विशेष व्यवस्था क्या थी, वो विशेष व्यवस्था थी कि यहां पर पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई, पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया। अब जब ये पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया तो आखिर ये पुरस्कार देने का प्रावधान किन किन क्षेत्रों में है। यानी भारत का अगर कोई भी नागरिक है तो वह व्यक्ति, यानी हम राज्य की बात करें, राज्य क्या है इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, समझाया था। तो यहां पर क्या करेंगे, राज्य का मतलब है कि उसके अंतर्गत जो कुछ भी प्रशासनिक व्यवस्था आती है, उस प्रशासनिक व्यवस्था के दायरे में आने वाला जो भी कार्य है
उन सभी को उपाधियों के स्थान पर पुरस्कार दिए जाएंगे। अब पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर कौन सा पुरस्कार होता है, आप देखिएगा यहाँ पर पुरस्कार है कौन सा, भारत में कौन सा, भारत रत्न प्रदान किया जाता है। भारत रत्न प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के अतिरिक्त यहाँ पर और क्या प्रदान किया जाता है, यहाँ पर पद्मश्री का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पद्मश्री के अलावा पद्मश्री का पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। यानी जो व्यक्ति जिस विशेष क्षेत्र में कोई उपलब्धि अर्जित करता है उस व्यक्ति को निराश नहीं होना है कि उसे कोई भी सम्मान नहीं मिला, तो उस सम्मान को देने के लिए इस प्रकार के पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया। लेकिन अब एक और यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो पुरस्कार देने का प्रावधान है, क्या यह संविधान में प्रारंभ से ही लागू था या कब से इसको लागू किया गया? तो आपको ध्यान देना है, ये पुरस्कार देने का प्रारंभ किया गया इन 1954 में, यानी सबसे पहले भारत रत्न देकर के। और 1954 की ईस्वी में जब ये भारत रत्न दिया गया था तो उस समय 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे बड़ा पुरस्कार भारत में कोई भी नहीं दिया जाता है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा, बेसिकली अगर हम देखें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, तो ये जो चारों आर्टिकल्स हैं, बेसिकली इन चारों आर्टिकल्स के कुछ सब आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक परिचर्चा कर रहे हैं। आगे के आप लोगों के प्रोत्साहन सहित जो वीडियो उपलब्ध होंगे, हम उनमें आपको इनके डिटेल के बारे में भी बहुत सारी जानकारी देंगे, तो आप ये बेसिक जानकारी याद रखें। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून सभी लोगों को समान रूप से लागू किया जाएगा कानून को। और दूसरा, विधि या कानून का सभी पर समान रूप से क्या होगा? संरक्षण होगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि विधि या कानून के समक्ष समानता की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से। विधियों के समान संरक्षण की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए के संविधान से। यूपीएससी, स्टेट पीएससी और कई सारे एग्जामिनेशंस में ये प्रश्न जम करके पूछा जाता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है वो कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 15 में। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता कौन से आर्टिकल में निहित है? तो आर्टिकल 16 में। और मैंने जैसा कि बताया, एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी और स्टेट पीएससी में कि कौन से 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान करते हैं? तो आपको याद रखना होगा कि ये आर्टिकल और ये आर्टिकल, इन दोनों में कौन कौन सा ध्यान रखना होगा? आर्टिकल 15 का 4 और आर्टिकल 16 का 4। अब आप यहां पर ये न सोचें कि डायरेक्टली 4 आ गया, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आर्टिकल पहले 15(1) होगा, 15(2) होगा, 15(3) होगा, तब जाकर के 15(4) आया। इसी प्रकार से आर्टिकल 15(4) के बाद की 15(5) है, 15(6) है, और यहां पर भी आर्टिकल 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5) एंड 16(6), ये सारी चीजें यहां पर शामिल हैं। तो आपको समझ में आ गया अस्पृश्यता को लेकर के कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अभी हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल 17 के बारे में और परिचर्चा करते हैं। आप अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि संभवतः आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी
पॉइंट को लेकर के आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। आपके प्रत्येक कमेंट का आपको उत्तर दिया जाएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। इस पर थोड़ी सी परिचर्चा करते हुए कि अस्पृश्यता का जो अंत है, बेसिकली अगर हम इस अस्पृश्यता के अंत की बात करें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा आवश्यकता पड़ेगी हमें स्पेस की। उस स्पेस को हम लोग निकाल लेते हैं यहां से। अब देखिए, ये जो अस्पृश्यता का अंत है, इस अस्पृश्यता के अंत के लिए एक कानून भी बनाया गया था, और वो कानून बना था 1955 ईस्वी में। इस 1955 ईस्वी में इस छुआछूत के अंत के लिए जो कानून बनाया गया था, उस कानून को हम क्या कहते थे? उसको कहते थे अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम। यानी अस्पृश्यता के संबंध में स्पष्ट रूप से जब पहली बार कानून जोरदारी के साथ लागू किया गया तो कब किया गया? 1955 ईस्वी में। अब प्रश्न उठता है कि 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता का कानून तो बन गया, लेकिन इस अस्पृश्यता के कानून का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? इन 1976 में इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया। अब इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यानी सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपसे ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए पहली बार अधिनियम को कब पारित किया गया? 1955 ईस्वी में। दूसरा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो अब इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहते हैं। अगला प्रश्न भी पूछा गया है परीक्षा में, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? इन 1976, यानी सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। इसको हम शॉर्ट में CRPA के नाम से भी जानते हैं। अभी तक हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन संभवतया हो सकता है कि ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRPA? तो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। राइट, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपके सारे प्रश्न परीक्षा के कवर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं और हम लोग आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात और याद आ गई। वो बात ये है, बेसिकली अगर हम सारे आर्टिकल्स को देखें फंडामेंटल राइट्स के, तो मौलिक अधिकारों में आप लोगों को 6 प्रकार के राइट्स मिले हुए हैं। इनमें पहला जो राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। ये देखिए कितने आर्टिकल्स को कवर करता है? 1, 2, 3, 4, 5। अब आप देखिए इसके बाद जो आपको राइट मिले हुए हैं, जो दूसरा राइट है 19 से लेकर के 22 तक, राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, वो कितने आर्टिकल्स को कवर करता है? 19, 20, 21, 22, यानी 4 आर्टिकल्स। अगर हम तीसरे राइट्स की बात करें, उसमें कितने आर्टिकल हैं? 23 एंड 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हम अगले राइट की बात करें, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये कितने आर्टिकल्स को कवर करता है? 25, 26, 27, 28, यानी 4 आर्टिकल्स। अगले राइट की बात करें, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, ये कितना कवर कर रहा है? 29 और 30, यानी 2 आर्टिकल्स। अगर हम अगले आर्टिकल्स की बात करें, राइट टू रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये कौन से आर्टिकल को कवर करता है? एकमात्र आर्टिकल 32। यानी सबसे ज्यादा आर्टिकल्स किस राइट्स के पास हैं? तो वो है आर्टिकल 14 से 18 के पास, यानी समता या समानता के अधिकार के पास, या राइट टू इक्वलिटी के पास। तो इसी आधार पर
मैंने देखा कि 3-4 बार ये प्रश्न उठा कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सबसे बड़ा अधिकार कौन सा है। तो आपको याद रखना होगा जिसके पास सबसे ज्यादा आर्टिकल्स हैं वही राइट या अधिकार कैसा है, सबसे बड़ा है। यानी हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो राइट टू इक्वालिटी या समता या समानता का अधिकार है, इसे हम क्या कहेंगे, सबसे बड़ा अधिकार कहेंगे, यानी बिगेस्ट फंडामेंटल राइट। राइट, एनी डाउट, एनी वॉइस? नहीं ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। अब हम लोग आगे चलते हैं इसको